आने वाले 10 सालों में पूरा ईस्ट किंगडम पूरी तरीके से 5 ग्रेट सिंस के हाथों बर्बाद हो जाएगा और उसका नामो निशान नहीं बचेगा। अगर मैं इस डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे उन पांचों का स्पॉन्सर बनना होगा और उन सभी सिनारियों को रोकना होगा जिसकी वजह से वे पांचों बर्जर्क मोड में चले गए थे। लेकिन सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये काम इतना ज्यादा मुश्किल होगा। अर्थ के ऊपर मैं एक नौकर था जो एक हफ्ते में 78 घंटे काम करता था, लेकिन एक दिन मैं अचानक से इस दुनिया के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहना और एक नोबल की तरह जिंदगी जीना अर्थ से ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। ट्रांसमाइग्रेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसे अपने आप उस दुनिया की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं थी जिससे वो फ्यूचर में चलकर पावरफुल हो सके। मगर यहाँ पर आने के अपने ही कुछ फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मुझे रोज काफी अच्छा खाना मिलता है और यहाँ पर सभी लोग मुझे किसी किंग की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे बस इतना ही पता चला है कि मैं एक काउंट का बेटा हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दिन भर खाता हूँ और सिर्फ आराम करता हूँ। सच में मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ इसी को बोलते हैं। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ और किसकी बॉडी के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ। तभी साइड से एक मेड कहती है, कल दोनों यंग मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। एलन हैरान होकर कहता है, कौन से यंग मास्टर? मेड उसे बताती है, मैं यंग मास्टर लियो और यंग मास्टर टोनियो के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने ही फैमिली प्लाटियो फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते? प्लाटियो फैमिली के नाम को सुनकर एलन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार इस फैमिली का नाम सुना हुआ क्यों लग रहा है, और काफी बुरी तरीके से डर जाता है और परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझसे मत कहना कि मैं उसी गेम के अंदर आ गया जिसका नाम साइकेडेलिया था। साइकेडेलिया एक ऐसा गेम जो काफी ही ज्यादा पॉपुलर था और जब मेरे पास फ्री टाइम होता था तो मैं इसी गेम को खेलता था, जो एक आरपीजी गेम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस गेम के अंदर किस पाथ को फॉलो करते हैं, अंत में जाकर 5 ग्रेट सिंस अपीयर होंगे और इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, जिनमें से पहला रात यानी कि गुस्सा, दूसरा ग्रीड यानी कि लालच, तीसरा स्लॉथ यानी कि आलसी, चौथा प्राइड यानी कि गर्व, पांचवा ऑब्सेशन यानी कि लगन। इन पांचों के आने के बाद सभी चीजें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और इसके साथ ही साथ प्लाटियो फैमिली भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। प्लाटियो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा लियो प्लाटियो जो प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस चलाता है, दूसरा टोनियो प्लाटियो जो ड्रग का बिजनेस करता है। एक ऐसी बेकार नोबल फैमिली जो गेम के स्टार्ट में ही दिखाया गया था। मैं इस जगह को जानता हूँ, क्या मैं सच में यहाँ पर आ गया प्लाटियो फैमिली में, जिस फैमिली को पांचों ग्रेट सिंस मिलकर सबसे पहले बर्बाद करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एलन प्लाटियो जो काउंट प्लाटियो का थर्ड सन था। गेम के अंदर एलन प्लाटियो बस एक एक्स्ट्रा लेवल का विलन था। इन सभी बातों का पता चलने के बाद एक ही पल में उसकी सारी खुशी छिन जाती है। प्लीज प्लीज मैं वापस अर्थ पर जाना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे 100 घंटे काम करने पड़े। इस तरह अमीर होने का क्या फायदा, क्योंकि आने वाले 10 सालों में मैं उन पांचों के हाथों मारा जाऊंगा। और ऊपर से मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। क्या पावर? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे पास एक काफी खास पावर है, क्योंकि मुझे पूरा फ्यूचर पता है कि आगे चलकर क्या होगा और मैं आने वाले फ्यूचर को बदल भी सकता हूँ। और ऊपर से वे पांचों ग्रेट सिंस 10 साल बाद बर्जर्क मोड में जाएंगे, तो अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं ऐसा होने से रोक सकता हूँ। और वैसे भी मैं इन सभी कामों को काफी आसानी से कर लूंगा, क्योंकि अभी के लिए वे सभी बच्चे होंगे। अब 2 महीने बीत चुके थे और एलन ने उन पांचों ग्रेट सिंस में से एक को बायो वेपन एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर से बचाकर उसे ऑर्फनेज भेज दिया था। और इन सभी बातों को एक गार्ड बता रहा था जो एलन का डायरेक्ट नाइट इवान था। इवान आगे कहता है,
मैंने अपने काम को पूरा कर दिया और उस लड़की को सेफली उस ऑर्फनेज के अंदर पहुंचा दिया जिसका नाम यूतिया था। एलन कहता है सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। इवान कहता है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप मेरी तारीफ कर रहे होते तो आपके फेस पर एक स्माइल होती, लेकिन अभी के लिए आपका फेस बिल्कुल इमोशनलेस है। एलन फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है कि अब ठीक है। इवान कहता है मुझे नहीं लगता कि इतना काफी है। एलन को रियलाइज होता है कि इस बॉडी का रियल ऑनर पहले ही सभी इमोशन को भूल चुका है, जिसकी वजह से एलन के लिए भी अपने फेस के ऊपर इमोशन लाना काफी मुश्किल था। लेकिन एलन की तारीफ की वजह से इवान काफी खुश हो गया था और उसे इसके लिए शुक्रिया करता है। एलन अपने मन में कहता है गेम के अंदर इवान काफी रेयर कैरेक्टर था, जो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है और सच में वो काफी ही ज्यादा लॉयल है। और अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आखिरकार आपने उसे क्यों बचाया। और फिर घबराते हुए कहता है मैं काफी सालों से एक मर्चेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक उस तरह के बच्ची को नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि मैं उससे जिस पावर को फील कर पा रहा था सच में वो पावर अनबिलीवेबल था। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिरकार उसने अपने आप को उनको कैप्चर क्यों करने दिया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ताकतवर है जिससे वो काफी आसानी से उन सभी को खत्म कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कि उसे ऑर्फनेज के अंदर रखने में कोई फायदा है। आपको उसे यहाँ पर बुला लेना चाहिए। इवान की बात को सुनकर एलन अपने मन में कहता है सभी को लगेगा कि मैं बेकार में उसके पावर को वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन असल में ये सभी चीजें मेरे प्लान का हिस्सा है। यूतिया ब्लाडिया जो ब्लड कर्ज ट्राइब से है और उनको वे सभी पावर दूसरे दुनिया के बीइंग से कॉन्ट्रैक्ट करने पर मिलता है, और वही बाद में चलकर सिन ऑफ रात बनेगी जिसने गेम के अंदर अनगिनत लोगों को मार दिया था। लेकिन अगर मैं उसे ऑर्फनेज के अंदर पीसफुली बड़ा करता हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि जो गेम के अंदर हुआ था वो फ्यूचर में चलकर यहाँ पर नहीं होगा। और मैंने फाइनली अपने ऊपर से खतरे को कम कर दिया, लेकिन अभी भी 4 बचे हुए हैं। लेकिन मुझे इवान को कोई ना कोई आंसर देना होगा। और फिर इवान से कहता है असल में उसे अभी यहाँ पर लाने का टाइम नहीं हुआ है। इवान को एलन की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। एलन उससे आगे कहता है याद रखना कि ये बात बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए और टाइम टू टाइम तुम उस ऑर्फनेज को फंड भेजते रहना। इवान कहता है हाँ मैं समझ गया। एलन उसे एक लेटर देते हुए कहता है इस लेटर को यूतिया को दे देना। इवान पूछता है क्या यह लेटर इम्पोर्टेंट है? एलन कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस लेटर के अंदर ऐसा कुछ लिखा है जिसे पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि यूतिया को काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे काफी लंबे समय से एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता था। इवान कहता है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं इस लेटर को काफी सेफली उस तक पहुंचा दूंगा। और फिर उस लेटर को लेकर यूतिया की तरफ निकल जाता है। एलन अपने मन में कहता है मुझे पूरा यकीन नहीं है कि इस लेटर को पढ़ने के बाद यूतिया शांत हो जाएगी, क्योंकि मैंने उस लेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे मैंने गेम के अंदर कई बार सुना था। गेम का एक कैरेक्टर आर्क बिशॉप जो काफी पावरफुल कैरेक्टर था और वह अपने शब्दों से किसी को भी शांत कर सकता था। जब यूतिया बर्जर्क मोड में चली गई थी तो उस समय वह उसे शांत करने के लिए गया था और उसने उससे कहा था अंधेरे की पीड़ा उज्जवल की क्षमता जो पतन से संबंधित है। लेकिन यूतिया उस बिशॉप को वहीं पर मार डालती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है अब काफी देर हो चुकी है। गेम के अंदर बिशॉप फेल हो जाता है और वह यूतिया को शांत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बैटल शुरू हो जाता है और सभी चीजें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी देर हुई है, क्योंकि ये सभी चीजें 10 साल बाद होने वाली हैं और मुझे लगता है कि उसे शांत करने के लिए इतना काफी है। अब मुझे अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सच में ये काफी फनी है कि एक लेटर से एक मोस्टर का दोस्त बनना, लेकिन हो सकता है कि ये काम करे क्योंकि वे लोग किसी अदर वर्ल्ड के गॉड की वर्शिप करते हैं। लेकिन सच में ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि वे लोग क्या सोचते हैं। हम यूतिया को देखते हैं जिसके हाथों में एलन का लेटर था और इवान उसे देखते हुए अपने मन में कहता है सच में इनक्रेडिबल माना
करना ये काफी अजीब है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पास कोई भी इमोशन नहीं है। तभी यूतिया इवान से कहती है, तो तुमने कहा कि मिस्टर एलन ने इस लेटर को भेजा है, और फिर काफी गुस्से में उससे कहती है, आखिरकार उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इवान कांपने लगता है और अपने मन में कहता है, वो इतने कम उम्र से ही माना को मैनिफेस्ट कर सकती है, इसका मतलब वो पहले से ही मास्टर राल्म को पार कर चुकी है। इवान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यूतिया को शांत करने के लिए क्या बोले। तभी उसे एलन की वही बात याद आती है और फिर वो उससे कहता है, यंग मास्टर ने कहा था कि अभी टाइम नहीं हुआ है। इसे सुनते ही यूतिया शांत हो जाती है। हम उसी लेटर को देखते हैं जिसके अंदर एलन ने उन्हीं सभी बातों को लिखा था जिसे उसने गेम के अंदर सुना था। और फिर यूतिया उस लेटर को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, तो ये मेरे और यंग मास्टर के बीच एक प्रॉमिस रहा जिसके बारे में हम दोनों ही जानते हैं। अचानक से यूतिया के एक्सप्रेशन को बदलता हुआ देखकर इवान काफी घबरा जाता है और वो कांप रहा था, क्योंकि यूतिया के अंदर से एब्सोल्यूट माना निकल रहा था जो हैंडल करना उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। तभी यूतिया काफी ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अब मुझे समझ में आ गया कि उनका क्या मतलब है। सिन ऑफ राथ यूतिया, जिसे ब्लडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगले सीन में हम एलन को लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो किसी बुक को ढूंढ रहा था। तभी इवान उसके पास आता है और कहता है, यंग मास्टर, आप दूसरे जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे हमने उसे भी बचा लिया। एलन उससे कहता है, क्या सच में, और क्या तुमने उसका अच्छे से ध्यान रखा। इवान उसे बताता है, हाँ बिल्कुल, हमने उसे इल्लीगल स्लेव मार्केट से बचाया है और उसे ऑर्फनेज के अंदर भेज दिया है जहाँ पर अभी के लिए यूतिया है। तभी कोई अपने पैरों से मारकर उस लाइब्रेरी के दरवाजे को तोड़ देता है, जो कोई और नहीं बल्कि एलन का सेकंड ब्रदर था, यानी कि टोनियो। और फिर एलन को परेशान करते हुए कहता है, सुनने में आया है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन एलन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से टोनियो गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तुम गुंगे हो गए हो या फिर तुम अपने मैनर्स भूल गए हो। लेकिन एलन काफी गुस्से में था और अपने मन में कहता है, मैं सच में इसे एक काफी पावरफुल पंच मारना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे शांत रहना होगा। और फिर टोनियो के सामने अपने सर को झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द इस लाइब्रेरी से चला जाऊंगा। जिस बात को सुनकर टोनियो अपने पैरों से एलन के सर को कुचलने लगता है और कहता है, तुम सच में अपने प्लेस को अच्छे से जानते हो। लेकिन उसके साइड कोई नाइफ से अटैक करता है और कहता है, तुम दोनों कीड़े कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो। और असल में वो एलन का फर्स्ट ब्रदर यानी कि लियो था और काफी गुस्से में कहता है, मैं इतनी सुबह में किसी भी ब्लड को नहीं देखना चाहता, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच मामला गंभीर होने लगता है और दूसरी साइड एलन धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगा था और अपने मन में कहता है, गेम के अंदर प्लाटियो फैमिली काफी जल्दी खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने जितना सोचा था इस फैमिली के पास उससे भी ज्यादा पावर है, क्योंकि अभी के लिए ये दोनों अगले हेड के पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, जिनमें से एक अंडरवर्ल्ड में प्रोस्टिट्यूट चलाता है और उसे प्रोस्टिट्यूट किंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा ड्रग का बिजनेस चलाता है जिसे ड्रग किंग के नाम से जाना जाता है। मैं अपनी हैप्पी लाइफ के लिए उन दोनों से भिड़ नहीं सकता, और अगर मुझे एक शांति भरी लाइफ जीनी है तो मुझे सभी लोगों से छुपकर रहना होगा। और फिर अपने कमरे के अंदर आ जाता है। लेकिन इवान को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर धीरे धीरे शक होने लगा था और फिर वो अपने मन में कहता है, आखिरकार यंग मास्टर को सीक्रेट इल्लीगल मार्केट के बारे में कैसे पता चला। सच में ये सोचने वाली बात है, लेकिन अगर मैं उनकी हालत को देखूं तो ऐसा लगता है वो काफी मुश्किल से अपना ध्यान रख पाते हैं। और फिर एलन से कहता है, यंग मास्टर, आप सच में काफी अजीब हैं, क्योंकि आपने उस बच्चे को काफी मुश्किलों से ढूंढा था, लेकिन फिर से आपने उसे ऑर्फनेज के अंदर भेज दिया। एलन भी अपने मन में कहता है, इवान जानता है कि वह बच्चा भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो वह एक डिजास्टर लेवल का मॉन्स्टर है जिसे संभालना इम्पॉसिबल है। और मैंने जिस बच्चे को इल्लीगल स्लेव मार्केट से बचाया है वो असल में साइकेडेलिया गेम का सेकंड बॉस है। उसे एक स्लेव की तरह बेच दिया गया था और उसे हमेशा टॉर्चर
टॉर्चर किया जाता था और एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ काम करने के लिए लेकर जाया जाता था, जिसकी वजह से वो सभी लोगों से नफरत करने लगा था और धीरे धीरे एक ग्रेट सिंस के अंदर बदल गया। उसके बाद उसने उस पूरे किंगडम को तबाह कर दिया जहाँ पर उसे बेचा गया था, और जिन लोगों ने उसका यूज किया था उसने उन लोगों को बेरहमी से मार डाला और अपने रिवेंज को पूरा किया। गेम के अंदर भी काफी सारे प्लेयर उस कैरेक्टर से डरते थे क्योंकि सच में वो कुछ ज्यादा ही क्रूअल था, और इसीलिए मैंने इवान से कहा था कि इवान उसे अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि अगर इवान ने उसके साथ कुछ भी गलत कर दिया होता तो बाद में चलकर मुझे यकीन है कि वो इवान से बदला लेता। और फिर इवान से कहता है जिस रीजन की वजह से मैंने उसे ऑर्फनेज में भेजा, और फिर शांत हो जाता है और कहता है मैंने उस लेटर में यूतिया से कहा था कि तुम उस बच्चे का ध्यान रखना जिसे मैंने उसके पास भेजा है, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार है। हम उसी बच्चे को देखते हैं जो असल में बाद में चलकर सिन ऑफ स्लॉथ बनने वाला है। तभी उसके पास यूतिया आती है और उससे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो और तुम्हारे हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही टॉर्चर किया गया है। और क्या तुम्हारे साथ इन सभी चीजों को उसी ब्लैक गोट ने किया है? अगर हाँ तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि तुम्हें ग्रेट मून ने चूज किया है। और असल में यूतिया हमारे मेन कैरेक्टर के ही बारे में बात कर रही थी और उसे ग्रेट मून बोल रही थी। और फिर उससे आगे कहती है क्या तुम इस पावर को फील कर सकते हो जो तुम्हारे पास है? ये सब पावर सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए इस पावर को रिलीज करो और इसे फील करो। लेकिन अगर तुम ग्रेट मून के लॉयल रहते हो और उनके हर एक ऑर्डर को फॉलो करते हो तो तुम बाद में चलकर अपने रिवेंज को ले सकते हो। उसके अंदर से काफी ही ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। यूतिया उसी लेटर को देखती है जिस लेटर को हमारी मेन कैरेक्टर ने उसके पास भेजा था, और फिर कहती है ऐसा लगता है कि मुझे भी उनके पास एक लेटर भेजना होगा। अगले सीन में हम प्लाटियो मैंशन का सीन देखते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर थर्ड बॉस के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन चिल्लाते हुए वहां पर इवान आ जाता है और कहता है यंग मास्टर एक काफी बड़ी न्यूज है, असल में वो कचरा नहीं सेकंड यंग मास्टर। एलन हैरान होकर कहता है क्या? इवान उसे बताता है असल में सेकंड यंग मास्टर टोनियो पहले ही मारे जा चुके हैं। उसके बॉडी के आसपास के ऑरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन सभी कामों को यूतिया ने किया है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने यूतिया के पास जिस लेटर को भेजा था उसके अंदर लिखा था कि टोनियो ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक चेयर की तरह इस्तेमाल किया था और उसे हमेशा बुली करता है। अगले सीन में हम उसी के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग गैदर हुए थे और वहाँ पर प्लाटियो फैमिली का हेड भी आया था जो असल में उसके फ्यूनरल के अंदर अपने साथ दो लेडीज को भी लेकर आया था। और फिर कहता है सच में मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, आखिरकार ये फ्यूनरल कब खत्म होगा? एलन अपने मन में कहता है सच में ये फैमिली कुछ ज्यादा ही बेकार है, आखिरकार कौन ही ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे के फ्यूनरल के अंदर लड़कियों को लेकर आएगा? और फिर टोनियो के डेड बॉडी को देखते हुए कहता है लेकिन आखिरकार यहाँ पर टोनियो कैसे मारा गया, क्योंकि इसकी मौत गेम से कुछ अलग है, क्योंकि गेम के अंदर लियो ने टोनियो को मार दिया था क्योंकि वो प्लाटियो फैमिली का हेड बनना चाहता था। और फिर मुड़कर लियो की तरफ देखता है जो सच में टोनियो के डेथ से कुछ ज्यादा ही खुश था। एलन अपने मन में कहता है ऐसा हो सकता है कि टोनियो को लियो ने या फिर उसके किसी सपोर्टर ने मारा हो, लेकिन जो भी हो अभी के लिए मुझे इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे उन पांचों ग्रेट बॉस को ढूंढना है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगले सीन में हम एक साल बाद का सीन देखते हैं और एलन हमें बताता है टोनियो के मरने के बाद लियो ने उसके सभी बिजनेस को अपने अंडर ले लिया, जिसकी वजह से प्लाटियो फैमिली और भी ज्यादा पीसफुल हो गई। हम मैंशन के अंदर एलन और इवान को देखते हैं जो साथ में बैठे थे और एलन अपने मन में कहता है और इन सभी समय के दौरान मैं हमेशा यूटिया के पास लेटर भेजता था और वो भी मेरे पास लेटर भेजती थी, क्योंकि उन सभी के साथ फैमिलियर होना काफी अच्छा रहेगा। और फिर उसके लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था यूना काफी अच्छी है और वो हमारे साथ काफी अच्छे से खेलती है, ड्यूस भी काफी अच्छे से पपेट को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। एलन मुस्कुराते हुए कहता है सच में मैं जब भी
इस लेटर को रीड करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वे सभी काफी अच्छे बच्चे हैं। और नीचे वहाँ के खर्चे के बारे में लिखा था। एलन इवान से पूछता है कि आजकल उस ऑर्फनेज का खर्चा बढ़ता नहीं जा रहा। इवान कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तभी इवान एलन को बताता है यंग मास्टर, इंफॉर्मेशन गिल्ड ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि उन्हें एक क्लू मिला है। एलन मुस्कुराते हुए कहता है क्या सच में? अगले सीन में हम किसी अलग ही जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर हम दो पर्सन को देखते हैं जो काफी खुश थे और कहते हैं सच में प्लाटियो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा यानी कि लियो काफी अच्छा है। उसने इन सभी काम के बदले हमें काफी अच्छा पैसा दिया है। और फिर अपने ग्रुप के पास आते हैं जहाँ पर उसके सभी मेंबर मर चुके थे। और जब वे लोग अपने आसपास देखते हैं तो वे सभी खुद को ही मार रहे थे क्योंकि उन लोगों को अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था और उनके हाथ खुद ब खुद मूव कर रहे थे। वे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता और वे सभी वहीं पर मारे जाते। हम डियोस को देखते हैं जो असल में इन सभी कामों को कर रहा था और फिर यूतिया से पूछता है कि हमें सच में इन सभी कामों को करने की जरूरत है। यूतिया उससे पूछती है क्या सच में तुम्हें इन लोगों के ऊपर तरस आ रहा है? डियोस कहता है नहीं, ये लोग कमीने हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सभी कामों को करने से हमारा रिवेंज पूरा होगा। यूतिया उससे कहती है नहीं, असल में हम एक ऐसी जगह को क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर वो आ सके। और फिर एलन के बारे में बात करते हुए कहती है उनके आने से पहले हमें इन सभी कचरों को साफ करना होगा। ड्यूस भी उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता और कहता है हाँ मैं समझ गया। और फिर वे दोनों उस पूरी जगह को तबाह कर देते हैं और यूतिया कहती है सभी चीजें बस उनके हिसाब से होंगी और हमारा ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उनकी स्वॉर्ड बनकर रहेगा। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो असल में यूतिया ने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया है जिसका नाम ब्लू मून है और उसका लीडर कोई और नहीं बल्कि एलन है जिसे सभी लोग ग्रेट मून के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं पता है। हम वहाँ पर एक काफी बड़े साइन को देखते हैं जो ब्लू मून का था। मुझे अब यूतिया से लेटर के जरिए बात करते हुए 2 साल हो चुके हैं। हम इवान को देखते हैं जो काफी थका हुआ था और फिर ग्राउंड में आता है जहाँ पर एलन अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी इवान मुस्कुराते हुए कहता है यंग मास्टर, आप जिस 5वें बच्चे को ढूंढ रहे थे हमने उसे भी ढूंढ लिया और उसे ऑर्फनेज के अंदर भेज दिया। एलन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सच में वो कुछ ज्यादा ही खुश था क्योंकि उसने उन 5 मॉन्स्टर को बचा लिया जिन्होंने गेम के अंदर पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। और फिर इवान की तरफ उसको खाने के लिए स्नैक्स फेंकने लगता है जिसे इवान काफी प्रोफेशनल तरीके से कैच करता है। एलन कहता है सच में तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। इवान पूछता है कि ऑर्फनेज वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है। एलन कहता है हाँ। यह सुनकर इवान एक राहत की सांस लेता है और फिर पूछता है यंग मास्टर, क्या आप खुश नहीं हैं? एलन कहता है मैं काफी खुश हूँ। इवान कहता है लेकिन आपके फेस को देखकर ऐसा नहीं लगता। एलन उसे बताता है अभी के लिए मैं स्माइल कर रहा हूँ। और जब इवान उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है सच में एलन स्माइल कर रहा है। एलन अपने मन में कहता है मैंने जितना सोचा था सभी चीजें उससे भी ज्यादा जल्दी हो गई। और साइकेडेलिया गेम के वे 5 बॉसेस जिनकी पास्ट स्टोरी काफी भयानक थी जिसकी वजह से वे लोग आगे चलकर एक मॉन्स्टर बन गए और पूरे किंगडम को तबाह कर दिया। लेकिन अब की बार मैंने उन्हें बचा लिया और मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। और अब मुझे नहीं लगता कि वे लोग बर्जर्क मोड में जाएंगे और इस पूरे किंगडम को तबाह करेंगे। अगर वे लोग शांति से रहते हैं तो मेरी फैमिली भी बची रहेगी, इसका मतलब मैं भी जिंदा रहूंगा। और फिर इवान से पूछता है ऑर्फनेज कैसा चल रहा है? इवान उसे लेटर देता है जिसके अंदर यूतिया ने लिखा था यहाँ पर सभी चीजें काफी अच्छी तरीके से हो रही हैं। जिन लोगों को आपने पहले भेजा था अब वे लोग यहाँ पर काफी अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं और काफी खुश हैं। इवान कहता है सच में वे लोग एक दूसरे का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। एलन भी कहता है हाँ तुमने सही कहा और मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके लिए किसी टीचर को हायर करना पड़ेगा। और फिर यूतिया के बारे में सोचते हुए कहता है मैंने नहीं सोचा था कि यूतिया
यूतिया इन सभी कामों को इतने अच्छे से कर लेगी? इवान पूछता है यंग मास्टर कि इस लेटर के अंदर कुछ और लिखा है? एलन कहता है नहीं, असल में यूतिया काफी अच्छी लड़की है। यूतिया ने आगे लिखा था यहाँ पर सभी लोग काफी अच्छे से रह रहे हैं और आपने हमारे पास जिन सभी बच्चों को भेजा था वे सभी यहाँ पर काफी खुश हैं। उन सभी को पढ़कर एलन भी काफी खुश हो जाता है और कहता है सच में वे लोग काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे से बड़े हो रहे हैं। तभी इवान अचानक से एलन से पूछता है यंग मास्टर आप उन सभी से कब मिलने के लिए जाएंगे? एलन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इवान को क्या जवाब दे और फिर वो अपने मन में कहता है सच में मैं उन लोगों से कभी नहीं मिलना चाहता क्योंकि वे लोग गेम के अंदर काफी ही ज्यादा क्रूअल और खतरनाक कैरेक्टर थे जिनसे मैं कभी भी नहीं मिलना चाहता था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार वे लोग ग्रेट सिंस के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे क्योंकि उनके साथ गेम के जैसा इवेंट नहीं हुआ है और मैंने उन लोगों को उससे पहले बचा लिया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। और फिर इवान से कहता है हो सकता है 5 साल बाद, और अपने मन में कहता है मुझे इस दुनिया के अंदर सरवाइव करने के लिए ताकतवर होना होगा, इसलिए मैं अपने मैजिक को ट्रेन कर रहा हूँ। और अगर आपको स्ट्रांग होना है तो इसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए जिसके लिए मेरा बॉडी परफेक्ट है। तभी इवान एलन से कहता है यंग मास्टर कि आपने ब्लू मून के बारे में सुना है? एलन कहता है ब्लू मून क्या है? इवान उसे बताता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल क्रिमिनल्स को हंट कर रहा है और उन सभी को इस दुनिया से खत्म कर रहा है। एलन कहता है ये तो काफी अच्छी बात है और अपने मन में कहता है मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गेम के अंदर नहीं सुना था, आखिरकार ये लोग कहाँ से आ गए? एलन को डराते हुए कहता है और मैंने ये भी सुना है कि वे लोग नोबल्स को भी मारते हैं। एलन पूरी तरीके से कांप जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो अब से तुम मेरे बगल वाले कमरे में सोओगे। अगले सीन में हम उसी ऑर्फनेज का सीन देखते हैं जहाँ पर यूतिया उन चारों से इस हफ्ते के ब्लू मून के रिपोर्ट के बारे में पूछती है और कहती है नॉर्थ की क्या खबर है? सियोल उसे बताती है मैंने उन सभी स्लेब ट्रेडर्स को संभाल लिया जो इलीगल तरीके से स्लेब मार्केटिंग करते हैं और ऊपर से उन्हें ये भी नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ। मैंने उनसे कहा था कि अगर वे लोग गेस कर लेते हैं कि मेरे आँख का कलर क्या है तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसको गेस नहीं कर पाया। तभी हम तीसरे बॉस को देखते हैं जिसका नाम रीने था और वो कहती है मैंने उन सभी डेड बॉडी को मेल्ट कर दिया। तभी साइड से चौथा बॉस कहता है मैंने साउथ में भी सभी चीजों को फिनिश कर दिया और मैंने उन सभी लीगल बायो वेपन लैब को तबाह कर दिया। सच में वे लोग काफी ज्यादा परेशान करते हैं और मैंने उन सभी को पूरी तरीके से मिटा दिया, यहाँ तक कि उनका नामो निशान भी नहीं बचा और असल में इसका नाम रेडन था। तभी यूतिया कहती है सभी चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं और हम सभी यहाँ पर ग्रेट मून की वजह से एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रेट मून की पूजा करता है, यानी कि ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन। तभी ड्यूस कहता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यूतिया काफी गुस्से में कहती है आखिरकार प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, सभी चीजें तो परफेक्टली हो रही थी। ड्यूस उसे बताता है काउंट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा यानी कि लियो, ऐसा लगता है कि वो हमारे ग्रेट मून को टारगेट कर रहा है। यह सुनकर यूतिया काफी ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमने क्या कहा? उसे इतने गुस्से में देखकर सभी घबराने लगती हैं और उसका ऑरा काफी ही ज्यादा भयानक था। और फिर उसी लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा था काउंट के बाद मैं ही काउंट बनूंगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा और उसे पॉइजन से संभाल लेना। उस लेटर को पढ़कर यूतिया काफी ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है क्या सच में? अगले सीन में हम एक और फ्यूनरल को देखते हैं जहां पर काउंट प्लाटियो की डेथ हो गई थी और अब 2 साल बीत चुके थे। एलन हमें बताता है असल में काउंट प्लाटियो हार्ट अटैक की वजह से मारे गए और यह ऑब्वियस है क्योंकि ये हमेशा ड्रग का यूज करते थे। तभी एलन अपने साइड में देखता है जहाँ पर लियो अपने गार्ड के साथ बात कर रहा था और उसे पता चलता है कि इन सभी कामों के पीछे ब्लू मून है। एलन अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ब्लू मून की वजह से लियो काफी डरा हुआ है और फिर वहां से
जाते हुए कहता है, काउंट प्लाटियो के फ्यूनरल के ऊपर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही सभी चीजें शांत हो गई। लेकिन हम लियो को देखते हैं जो काफी अजीब तरीके से एलन को जाता हुआ देख रहा था। अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो अपने लगेज को पैक कर रहा था। इसके बारे में इवान उससे पूछता है। एलन कहता है, तुम्हें भी अपने लगेज को पैक कर लेना चाहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। इवान कहता है, क्या सच में? एलन कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए हम रोड मिल जाएंगे जो साउथ में है। और फिर इवान के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है, प्लाटियो टेरिटरी का एक छोटा सा विलेज जिसे रोड मिल के नाम से जाना जाता है और वो साउथ के अंदर है। अभी के लिए हम वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन हम मेंशन के अंदर किसी को देखते हैं जो उन्हीं को जाता हुआ देख रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि लियो था। अगले सीन में हम रोड मिल विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन इवान के साथ आ गया था और वे दोनों काफी ही ज्यादा खुश थे। लेकिन 3 दिनों के अंदर मुझे वापस प्लाटियो फैमिली के अंदर आना पड़ा क्योंकि प्लाटियो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा यानी कि लियो मारा गया। और आखिरकार इसको किसने मारा? सभी डेथ से इसका डेथ काफी अजीब है और मुझे पता चला है कि इसके दिल के अंदर किसी ने नाइफ से अटैक कर दिया था। आखिरकार लियो को कौन मार सकता है? और फिर इसके बारे में अपने साइड खड़े गार्ड से पूछता है, लेकिन वो गार्ड काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही एलन से माफी मांगने लगता है। एलन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसके पास इवान आता है और कहता है, यंग मास्टर। एलन पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? तभी इवान उससे पूछता है, यंग मास्टर, क्या आपने ही यंग मास्टर लियो को खत्म कर दिया है? एलन काफी हैरान होता है और उससे सिचुएशन समझ में आ जाती है कि यंग मास्टर लियो को किसी और ने नहीं बल्कि यंग मास्टर एलन ने मारा है, जिसकी वजह से सब काफी ही ज्यादा डरे हुए थे। हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन इवान के साथ रोड मिल के लिए निकला था। इवान पूछता है कि हमें एक बड़ी सिटी के अंदर नहीं जाना चाहिए। एलन अपने मन में कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रोड मिल मेरे प्लान का आखिरी हिस्सा है। काफी मेहनत के बाद मैंने उन 5 मॉन्स्टर को बचा लिया और अब मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में चलकर इस दुनिया के अंदर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। और अब वे 5 काफी अच्छी तरीके से रह रहे हैं। और ऊपर से रोड मिल एक ऐसी जगह है जो ओरिजिनल स्टोरी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। और ऊपर से वहाँ पर प्लाटियो फैमिली का एक विला है। सच में वहाँ पर रहना एक काफी अच्छा डिसीजन है। और फिर काफी सीरियस होकर इवान से कहता है, क्या तुम्हें हर चीजों के लिए कोई रीजन चाहिए? इवान कहता है, मैं फिर से आपके बेकार के बातों के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर उन्हें लियो देख रहा था और अपने मन में कहता है, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। और मैंने डिसाइड किया था कि फादर के डेथ के बाद मैं उसे पॉइजन से मार दूंगा। लेकिन उसने खुद ही डिसाइड किया है कि वो प्लाटियो फैमिली को छोड़कर चला जाएगा, तो उसे मारने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है। और फिर अपने एक सबॉर्डिनेट से कहता है, अल्मन, उनके कैरेज को फॉलो करो। वो पर्सन पूछता है, क्या मुझे उन्हें मारना है? असल में ये पर्सन लियो का एक सबॉर्डिनेट था, अल्मन। लियो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक कभी भी अल्मन ने उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा और बिना किसी हेजिटेशन के उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करता था। लेकिन आज पहली बार उसने लियो से क्वेश्चन पूछा और फिर गुस्से में अल्मन से कहता है, मैंने बस तुमसे जितना कहा उतना करो। लेकिन अल्मन अपने स्वाड को लियो के सीने के अंदर घुसा देता है। लियो घबराते हुए कहता है, आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अल्मन कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे गेम खेलना पसंद है और इसमें मुझे काफी मजा आता है। असल में वो पर्सन ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था। और फिर यूटिया के बारे में बात करते हुए कहता है, रेड मून ने हमें सिखाया था कि हम सभी उनके ब्लेड हैं और सभी चीजें सिर्फ उनके हिसाब से होंगी। लेकिन अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम बिना किसी हेजिटेशन के उसको मार सकते हैं। इसलिए मुझे तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर अपने स्वॉर्ड के साथ उसके सीने को चीर देता है और कहता है, मैं काफी लंबे समय से तुम्हारे मुंह से इस बात को सुनना चाहता था, लेकिन तुमने इसके अंदर 2 साल लगा दिए। लियो कहता है, मेरे सबॉर्डिनेट तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे। अल्मन कहता है, तुमने जैसा कहा, एवोलॉन जल्द ही इस कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन ये काफी दुख
की बात है क्योंकि ग्रेट मून ने तुम्हें एक चांस दिया है। और फिर लियो को मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम रोड मिल के अंदर प्लाटियो फैमिली का विला देखते हैं जहाँ पर एलन की नींद खुलती है और वो सच में काफी खुश था। उसके बाद वो इवान के साथ खाना खाता है और सच में उसे ये लाइफ काफी पसंद थी। तभी इवान उसके पास एक लेटर लाता है और उसे देता है, लेकिन उस लेटर को पढ़कर एलन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर लियो के डेथ के बारे में लिखा था और अपने मन में कहता है इन 3 दिनों के अंदर मुझे वापस प्लाटियो फैमिली के अंदर आना पड़ा। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अभी भी एलन लियो के बॉडी के सामने खड़ा था और उसके आसपास के सभी लोग उसकी वजह से काफी ही ज्यादा कांप रहे थे। तभी पीछे से इवान पूछता है यंग मास्टर कि आप ही इसके पीछे हैं और आप ही सीक्रेटली इन सभी कामों को कर रहे हैं। एलन को कुछ भी समझ में नहीं आता और कहता है आखिरकार कैसे मैं इस सिचुएशन के अंदर फंस गया। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सच में एलन काफी उदास था और फिर रोते हुए कहता है आखिरकार मैं इन सभी चीजों के पीछे कैसे हो सकता हूँ और सभी लोग मुझे मास्टरमाइंड कैसे बोल सकते हैं। इवान उसे समझाता है असल में ये बात सेंस बनाती है क्योंकि अगर यंग मास्टर लियो मारे जाते हैं तो इससे सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा और आप काफी आसानी से प्लाटियो फैमिली के हेड बन सकते हैं। जिस बात को सुनकर एलन को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार सभी लोग उसी के ऊपर क्यों शक कर रहे हैं। इवान आगे कहता है सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप सीक्रेटली एक असासिन ग्रुप को कमांड करते हैं जिन्होंने इन सभी कामों को किया है। एलन कहता है सच में आखिरकार मैं इसके अंदर कैसे फंस गया और फिर इवान से ब्लू मून के बारे में पूछता है। इवान कहता है जैसा कि मुझे इंफॉर्मेशन गिल्ड से पता चला है ऐसा लगता है कि इसके पीछे ब्लू मून नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई मार्क नहीं था और जब भी ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन किसी को मारती है तो उसके पूरे बॉडी को खत्म कर देती है और वहाँ पर एक मार्क को छोड़ देती है। लेकिन एवलॉन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे सभी लोग काफी बेरहमी तरीके से मारे गए और वहाँ पर कोई मार्क भी नहीं था। इसी वजह से सभी लोग आपके ऊपर शक कर रहे हैं। एलन अपने मन में कहता है ब्लू मून साइकेडेलिया गेम के अंदर नहीं था। आखिरकार ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आ गया। हम यूतिया को देखते हैं जो पूछती है क्या सभी काम हो चुके हैं। रेनी कहती है हमने वहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा। साइड से सियोल कहती है मैंने वहाँ के सभी लोगों को मार डाला। तभी पीछे से डियोस आता है और कहता है अभी के लिए एवलॉन के फोर्स के अंदर 486 लोग बचे हैं। तभी वहाँ पर रेडन आते हुए कहता है जैसा बॉस ने कहा था मैंने उन सभी को आधी में से काट दिया और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। यूतिया काफी ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है परफेक्ट। एवलॉन ऑस्ट्रेलिया किंगडम के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी लेकिन कुछ ही दिनों में वह पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तभी रेडन यूतिया को एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहता है मुझे पता चला है कि एक और नोबल है जो एवलॉन के साथ मिला हुआ था, ड्यूक अल्टियाज की फैमिली, जो काफी डीपली इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं। यह सुनकर यूतिया उस डॉक्यूमेंट को देखने लगती है और फिर कहती है तुम सभी को पहले से पता होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। यह सुनकर सभी लोग रेडी हो जाते हैं और फिर रेडन कहता है हाँ बिल्कुल हम उन सभी का काफी अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तभी यूतिया अपने आप को शांत करती है और फिर पूछती है कि इन्फॉर्मेशन गिल्ड को अब हमारे ऊपर शक नहीं हो रहा। वो उसे बताती है उन्हें ऐसा लग रहा है कि ब्लू मून इस इंसिडेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। डियोस उससे कहता है वे सभी गिल्ड एक एग्रीमेंट के अंदर हैं इसलिए वे सभी इन सभी कामों को नहीं कर सकते। वो कहती है कि हमें अभी भी उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। यूतिया उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि ये सभी बातें उनके कानों तक बिल्कुल भी ना पहुँचे। और मैंने इस बात को तुम्हें कई बार समझाया है इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ड्यूस पूछता है क्या सच में ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि ये उनका ऑर्डर है। यूतिया उनसे कहती है हम बस उनके सॉर्ड हैं और हम कभी भी खुद के लिए नहीं सोच सकते। हमें बस ब्लू मून के ऑर्डर को फॉलो करना है और याद रखना कि उन्हें हर एक चीज पता है इसलिए कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंट मत करना। यूतिया के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर ड्यूस अपने मन में कहता है, मुझे सच में ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यूतिया के पास एब्सोल्यूट पावर है और उसे कोई भी नहीं डिफीट कर सकता। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि ये सभी चीजें ग्रेट मून को पता चले, और फिर कहता है, हाँ मैं समझ गया, ये सब बस हम ग्रेट मून के लिए कर रहे हैं। अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो सच में काफी थका हुआ था, और फिर अपने मन में कहता है, फ्यूनरल के बाद मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला और मैं लगातार सिर्फ काम कर रहा हूँ। आखिरकार मैं कब खाना खाऊंगा? क्या सच में नोबल की जिंदगी इसी की तरह की होती है? लेकिन फिर भी अब से 6 साल बाद लियो की डेथ होने वाली थी, लेकिन उन दोनों की मौत के बाद गेम के अंदर काफी सारी चेंजेस हो गए, और इस सब की वजह से मुझे प्लाटियो फैमिली का सक्सेसर बनना पड़ा। तभी वहां पर काफी सारे लोग डॉक्यूमेंट को लेकर आ जाते हैं जो काफी ही ज्यादा थके हुए थे। उन्हें देखकर एलन अपने मन में कहता है, सच में सभी लोग कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, और फिर नॉर्मली उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगता है, लेकिन उनकी नजर में कोई डेविल उन्हें बुला रहा था, और वो घबराते हुए कहते हैं, क्या वे हमारे ऊपर गुस्सा हैं? अब से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं सच में मरना नहीं चाहता। एलन अपने मन में कहता है, मेरे बुलाने पर भी वे लोग मेरे पास नहीं आ रहे, ऐसा लगता है कि सच में वे लोग मुझे एक मास्टरमाइंड समझ रहे हैं। अगले सीन में हम इवान को देखते हैं जो काफी सीरियस होकर एलन से पूछता है, यंग मास्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। आप पहले से ही सेकंड टायर मैजिक पर पहुंच चुके हैं, वो भी खुद ही सेल्फ स्टडी कर कर। सच में आपके पास इनक्रेडिबल टैलेंट है, आमतौर पर इसे करने में 4 साल लगते हैं। एलन उससे कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, और ऊपर से मेरा टैलेंट सिर्फ एवरेज है। और फिर अपने मन में कहता है, मैं ये सब सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूँ, और अगर आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले आपको अपने माना के ऊपर कंट्रोल करना है। लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जब पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था तो मैं सच में काफी ही ज्यादा एक्साइटेड था कि अब मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ, और जब मेरा प्लान पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर होता रहूंगा। लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि मेरा माना कोर कुछ ज्यादा ही छोटा है, और तुरंत ही उसका माना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा मैजिक पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। और फिर कहता है, माना एक ऐसी चीज है जिससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है और आप मैजिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन सच में मेरा माना कोर कुछ ज्यादा ही छोटा है। तभी इवान उसे बताता है, आपके लिए एक इनविटेशन आया है और आपको जल्द ही बॉल के अंदर जाना है। एलन कहता है, क्या एक बॉल? बॉल का मतलब पार्टी होता है जहाँ पर सभी नोबल गेदर होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एलन इवान के साथ पहुंच गया था, और फिर कहता है, मैं पहले ही थक चुका हूँ, और फिर आसपास के एरिया को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी नोबल इकट्ठा होते हैं, और ऊपर से मैं जल्दी काउंट बनने वाला हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि मैं सभी से एक अच्छा कनेक्शन बना लूँ, और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मैं फ्यूचर में चलकर और भी ज्यादा पीसफुली अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। लेकिन पहले ही रूमर्स सभी जगह फैल चुके थे, जिसकी वजह से सभी नोबल्स उससे काफी ही ज्यादा डरे हुए थे, और उसे देखते ही उससे काफी दूर भागने लगते हैं, जिससे एलन पूरी तरीके से टूट जाता है। और फिर अपने आप को हौसला देते हुए अपने मन में कहता है, मुझे मालूम है कि ये सभी मुझे एक लो क्लास नोबल समझते हैं जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एंशिएंट टाइम में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर काफी ही ज्यादा पावरफुल थे, और मेरी प्लाटियो फैमिली भी। लेकिन अब ये प्लाटियो फैमिली काफी नीचे गिर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ इस पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही सोशल स्किल की काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है। और फिर एक लेडी के पास जाकर कहता है, ये वाइन काफी ही ज्यादा अच्छी है, और फिर काफी प्यारी तरीके से उससे कहता है, और इसकी खुशबू भी काफी अच्छी है, क्या मैं इसे अपने घर लेकर जा सकता हूँ? उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी स्माइल काफी अच्छी है, लेकिन वो लेडी पूरी तरीके से कांप जाती है और उससे दूर भागते हुए कहती है, मैं इसके बारे में फादर को बता दूंगी कि वो आपके लिए वाइन को प्रिपेयर कर दे। एलन के ऐसी हरकत से सभी लोग उसके बारे में अजीब बातें करने लगते हैं, और इवान आकर वहाँ पर उसके मजे लेने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एलन पूरी तरीके
तरीके से डिप्रेस था और फिर अपने मन में कहता है सच में सभी रूमर्स पहले ही सभी जगह फैल चुकी है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सोशल लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और फिर वहां से जाते हुए कहता है मैं बाहर थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन दूर से एलन को कोई लेडी देख रही थी। अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो वहां से बाहर आ गया था। तभी कोई कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। एलन खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उससे कोई बात करने के लिए आया था और फिर पीछे मुड़कर कहता है क्या कोई मुझसे बात कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। और जब वो अपने नीचे देखता है तो उसके नीचे एक लड़की खड़ी थी जो कहती है मेरा नाम लोरिया है और मैं ड्यूक अल्टिया की थर्ड डॉटर हूँ। अल्टिया फैमिली के नाम को सुनकर एलन को कुछ याद आता है और फिर अपने मन में कहता है अल्टिया फैमिली 3 मेजर फैमिली में से एक है जो साइकोडेलिया गेम के अंदर एक शैडो प्लेयर थे और उन्हें नॉर्थर्न ट्रबल मेकर के नाम से जाना जाता था। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये उस फैमिली से है तो ये भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं होगी, लेकिन आखिरकार मुझे इसके बारे में याद क्यों नहीं आ रहा। मैंने पहले कभी भी इसे गेम के अंदर नहीं देखा था। तभी वो एलन से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना स्ट्रेंथ दीजिए क्योंकि मुझे जल्द ही असासिनेट कर दिया जाएगा और मैं मारी जाऊंगी। उसकी सभी बातों को सुनकर एलन उसकी तरफ देखता है और फिर अपने मन में कहता है वो अपने फादर की मिस्ट्रेस की चाइल्ड है और जब तक उसके फादर पूरी तरीके से ठीक थे तब तक वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड थी, लेकिन अब उसके फादर की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। तभी वो आगे कहती है मेरी बड़ी बहन मुझे जल्द ही मार डालेगी। एलन अपने मन में कहता है तो इसी वजह से ये गेम के अंदर अपीयर नहीं हुई थी क्योंकि ये पहले ही मारी जा चुकी थी। वो आगे कहती है लॉर्ड एलन अगर आप मुझे अपनी पावर देते हैं तो इससे हम, लेकिन एलन उससे तुरंत ही कहता है मैं इसे डिक्लाइन करता हूँ। वो कहती है लेकिन मैं फ्री में आपकी मदद नहीं मांग रही, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको आधी आल्टिया फैमिली दे दूंगी। एलन वहां से जाते हुए कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ और फिर अपने मन में कहता है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अभी मैं ही काफी बड़ी परेशानी के अंदर हूँ और ऊपर से मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ जिससे मैं इन सभी चीजों का सामना कर सकूं। और फिर मुड़कर उसकी तरफ देखता है जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई चॉइस नहीं था। और फिर वो उससे कहता है मैं बस तुम्हें गुड लक कह सकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अलाई को ढूंढ लोगी जो तुम्हारी मदद करेगा। एलन को देखते हुए ड्यूस कहता है ऐसा लगता है कि आल्टिया फैमिली ग्रेट मून को अप्रोच कर रही है। रीने उससे कहती है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से वो आल्टिया फैमिली से है ना कि एवोलॉन से मिली हुई है, इसलिए हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस बात को सुनकर ड्यूस कहता है तो इसका मतलब हमें पूरे आल्टियास फैमिली से निपटना होगा। रीने कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी हम रेड मून के कमांड का इंतजार करेंगे और उन सभी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करेंगे जो आजकल सभी जगह फैली हुई है और उन सभी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी ग्रेट मून तक नहीं पहुंचने देंगे। एलन को ऐसा फील हो रहा था कि उसके आसपास कोई ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। तभी साइड से उसे कोई हेलो कहता है जिसकी वजह से एलन काफी खुश हो जाता है और कहता है हाँ क्या हुआ, और फिर अपने साइड में देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या फिर से एक शैडो फैमिली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आकर मुझसे बात करे जब तक इसके पीछे उनका कोई रीजन न हो। और फिर उसे ग्रीट करते हुए कहता है मैं लेडी जिनोनिया को ग्रीट करता हूँ। जिनोनिया कहती है ओ क्या आप मुझे जानते हैं। एलन कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप काफी ही ज्यादा फेमस हैं। और फिर अपने मन में कहता है आस्टेरिया किंगडम के अंदर 3 ग्रेट शैडो फैमिली है जिनमें से एक नॉर्थ का आल्टिया फैमिली, ईस्ट का प्लाटियो फैमिली और वेस्ट का जिनोनिया फैमिली। वो कहती है क्या मैं सच में इतना ज्यादा फेमस हूँ, और असल में वो काउंट जिनोनिया की सबसे बड़ी बेटी थी और उसका नाम केलिया था। असल में जिनोनिया फैमिली काफी ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक पूरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। और फिर कांपते हुए कहता है अगर मुझे पीसफुल लाइफ जीनी है तो उसके लिए मुझे कनेक्शन की जरूरत है और मेरे इजी लाइफ के लिए मैं कभी भी इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और फिर केलिया की तारीफ करते हुए कहता है माई लेडी आप सच में काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। केलिया कहती है क्या सच में, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं सच
मैं आपके साथ और भी ज्यादा बात करना चाहती हूँ। एलन उससे कहता है मैं भी, लेकिन अभी हमारे ऊपर काफी सारे लोगों की नजर है, इसलिए ऐसा करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। और रोते हुए अपने मन में कहता है प्लीज मुझे बस यहाँ से जाने दो। केलिया कहती है जैसा रूमर्स में बताया गया था आप बिल्कुल उसी के जैसे हैं और मुझे आपसे दोबारा मिलकर काफी खुशी होगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। एलन को कुछ भी समझ में नहीं आया होता और वो अपने मन में कहता है आखिरकार इसका क्या मतलब है। तभी रीने कहती है ऐसा लगता है कि अभी तक वो सभी इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचा। ड्यूस कहता है लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, असल में उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। सबसे पहले उसके ऊपर नजर रखो, उसके बाद उसे खत्म कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एलन इवान के साथ काफी बड़े पहाड़ों के पास आ गया था। इवान उससे कहता है यंग मास्टर कि हमें सच में इसके अंदर जाना है। एलन एक्साइटेड होते हुए कहता है सच में मैंने इसे ढूंढ लिया। वो दोनों अंदर जाते हैं लेकिन अंदर काफी अंधेरा था। एलन अपने मन में कहता है यहाँ पर आने का मेरा एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा डंजन है जहाँ पर पूरे 8 रूम्स हैं। अगर मैंने उन सभी को क्लियर कर दिया तो मुझे रिवार्ड में एक पावरफुल आर्टिफैक्ट मिलेगा जो सच में काफी पावरफुल है। और पहले से ही मुझे पता है कि मैं कैसे इन सभी रूम को क्लियर कर सकता हूँ। और फिर इवान के साथ एक काफी बड़े गेट के सामने आ जाता है और कहता है तो सच में रियल लाइफ में लेबिरिंथ का एंट्रेंस इस तरह दिखता है। मैंने गेम के अंदर इसे कई बार देखा है लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल अलग है। तभी इवान पूछता है यग मास्टर आखिरकार आपको इस तरह के जगह के बारे में कैसे पता चला। एलन उससे कहता है इसे पता करने के मेरे कई रास्ते हैं, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। अगले सीन में हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर थे और उन सभी को देखते हुए इवान काफी घबरा जाता है और कहता है यंग मास्टर अगर आपने किसी भी रॉन्ग ऑप्शन को चूज किया तो हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन एलन काफी इजीली उन सभी पजल को सॉल्व कर देता है, जिसे देखकर इवान अपने मन में कहता है आखिरकार यंग मास्टर इस तरह के सिचुएशन में इतने शांत कैसे हो सकते हैं। और ऊपर से हम साथ में 4 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं अभी तक उन्हें समझ नहीं पाया। और वो काफी कम ही पैलेस से बाहर निकलते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उन्हें इस जगह के बारे में हर एक चीज पता है। वो दोनों चलते चलते एक काफी बड़े रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे ट्रेजर रखे होते हैं। एलन एक रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है हमें बस वो ब्लैक रिंग चाहिए। इवान कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि ये रिंग सबसे ज्यादा यूजलेस है। और फिर उस रिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है तो फाइनली मैंने इसे पा लिया। और फिर इवान से कहता है हमें इन सभी चीजों को यहीं पर छोड़कर यहाँ से चलना होगा। और फिर काफी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि ये सभी काम काफी आसान थे। लेकिन इवान काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसके सामने काफी सारे रॉक गोलम थे जिनका साइज काफी बड़ा था। इवान अपने मन में कहता है ये सिचुएशन काफी खतरनाक है, मुझे यहाँ से यंग मास्टर को सेफली निकालना होगा। लेकिन एलन आगे जाते हुए कहता है मैं इन सभी को हैंडल कर सकता हूँ। और फिर जाकर उन सभी गोलम के बीच खड़ा हो जाता है। तभी वे सभी गोलम उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर इवान काफी घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है यंग मास्टर उन सभी के ऊपर आपका मैजिक काम नहीं आएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और तुरंत ही एलन उसी ब्लैक रिंग का यूज करता है जिसकी वजह से टाइम तुरंत ही स्टॉप हो जाता है और वह एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। वहां पर उसे आवाज आती है तुम मुझे 2 रिस्ट्रिक्शन बता सकते हो जो मैं तुम्हारे ऊपर इनेक्ट कर सकता हूँ। उस वॉइस को सुनकर एलन काफी हैरान होता है और कहता है गेम के अंदर इसे चूज करने के लिए आपके सामने एक विंडो आया था, लेकिन ये वॉइस और फिर अपने सामने देखता है जहाँ पर उसके सामने एक काफी बड़ा फेस था जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई एक गॉडली एंटिटी है। ऑथ ऑफ रिस्ट्रेंट एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन को लगा सकता है जिससे आपका पावर इनहेंस हो जाएगा। और इसके वॉइस को सुनकर ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा वर्ड रियल है। और फिर उससे कहता है सबसे पहला वो कहता है जल्दी बोलो। तभी एलन किसी तरह के हैंड साइन को बनाते हुए कहता है जब भी मैं मैजिक का यूज करूंगा तब मैं बेबीलोनिया के हैंड साइन का यूज करूंगा। वो आवाज पूछता है तो इस रिस्ट्रिक्शन से तुम किस तरह का पावर चाहते हो। एलन उससे कहता है एक ऐसा पावर जो इस दुनिया के लॉ को
ट्विस्ट कर सकता है। एलन के विश को सुनकर वो उसे पूरा कर देता है। तभी एलन उसे सेकंड रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है और कहता है, मैं जब भी मैजिक का यूज करूंगा तब मैं स्ट्रिक्टली बेबीलोनिया की चांटिंग वर्ड का यूज करूंगा। वो आवाज पूछता है, तो इस रिस्ट्रिक्शन के बाद तुम किस तरह का पावर चाहते हो? एलन उसे बताता है, एक ऐसा पावर जो इस दुनिया के लॉ से परे हो। एलन के ऐसे विश को सुनकर वो चुप हो जाता है और सोचने लगता है, जिसे देखकर एलन अपने मन में कहता है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? मैंने इन सभी विश को मानते हुए उन सभी हैंड साइन का यूज किया है जो मैंने गेम के अंदर देखा था, लेकिन क्या सच में ये काम करेगा? तभी वो वाइस उसके उस विश को भी पूरा कर देता है और कहता है, एक ऐसा इंसान जिसे एक ऐसे गॉड के सभी मिस्ट्रीज और हैंड साइन याद है जिसे भुला दिया गया था, मैं सच में तुम्हारे लिए अपने ग्रेटिट्यूड को शो करता हूँ जो इस विल को इनहेरिट करने वाला है। तभी उसके हाथ से वो रिंग गायब होने लगता है और धीरे धीरे उसके ऊपर वे सभी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होने लगती है और वो आवाज कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा जिसने इस विल को इनहेरिट किया है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर फिर से टाइम रिज्यूम हो गया था और इवान चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर आप उन सभी को अकेले संभाल नहीं सकते, ये काफी खतरनाक है। लेकिन तब तक एलन अपने मैजिक का यूज करता है और फिर कहता है, मैंने इसके अंदर अपना पूरा माना डाल दिया लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही मेरी लिमिट है। और उसके हाथ में एक मैजिक बॉल आ जाता है और फिर वो कहता है, तो टाइम आ गया इसे टेस्ट करने का। और फिर अपने मैजिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगता है और कहता है, ये रिस्ट्रिक्शन और प्राइस जिसे मैंने पे किया है इसे टेस्ट करने का समय आ गया। और फिर उन सभी के ऊपर अपने मैजिक का यूज करता है। वो कहता है, अब मेरा खुद के पावर को टेस्ट करने का समय आ गया जिसके लिए मैंने प्राइस को पे किया था। और फिर चांटिंग करने लगता है रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से वो मैजिक बॉल कोई अलग ही फॉर्म लेने लगती है। रिपल्सन, जिसकी वजह से उस मैजिक बॉल के अंदर से मैसिव अमाउंट में माना रिलीज होने लगता है। ब्लू लाइट, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा माना से बना बॉल तैयार हो जाता है जो सच में काफी पावरफुल था। लाइन ऑफ डिफ्रैक्शन, और फिर हैंड साइन का यूज करने लगता है क्योंकि उसके रिस्ट्रिक्शन के अंदर ये भी है कि जब भी वो किसी भी मैजिक का यूज करेगा उसे चांटिंग और हैंड साइन का यूज करना पड़ेगा। और फिर उस माना बॉल से उन गोलम के ऊपर अटैक कर देता है जिसके सिर्फ प्रेशर से वो पूरी जगह टूटने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके यंग मास्टर के पास इतनी ज्यादा पावर है। वो बॉल जाकर उन सभी गोलम से टकराता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस अटैक से उन्हें कुछ भी न हुआ हो, मगर कुछ ही पलों में वे सभी गोलम टूटने लगे थे और उनका सर किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होने लगा था। और फिर कुछ ही पलों में वे सभी गोलम ढेर हो जाते हैं। वो अभी भी काफी हैरान था कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ और फिर पूछता है, यंग मास्टर कि आप अपने स्ट्रेंथ को छुपा रहे थे? वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक सेकंड सर्कल मैजिशियन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर वो उसके बारे में उससे पूछता है। एलन कहता है, तुमने सही कहा, मैं अभी भी सेकंड सर्कल मैजिशियन हूँ। लेकिन वो अंदर से खुद भी काफी हैरान था और अपने मन में कहता है, लेकिन ऐसा कुछ गेम के अंदर नहीं हुआ था। गेम के अंदर जब भी आप हैंड साइन और चांटिंग का यूज करते थे उस समय आपका मैजिक स्पेल पावरफुल हो जाता था, लेकिन अब की बार मैंने देखा कि किस तरह सिर्फ चांटिंग और हैंड साइन से ही मेरा लाइटनिंग अटैक कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मैंने लार्ज स्केल में लाइटनिंग अटैक करने के लिए मैजिक सेटिंग का यूज किया था, लेकिन मेरे रेस्ट्रेन की वजह से मैं जब भी किसी भी मैजिक का यूज करूंगा उस समय मुझे चांटिंग और हैंड साइन का यूज करना होगा जिससे मैं अपने मैजिक को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि सेकंड सर्कल का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ये तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल था। वो काफी ज्यादा थकते हुए कहता है, सच में ये सभी चीजें बैटल से भी ज्यादा थका देती हैं। और फिर एलन से पूछता है, यंग मास्टर आखिरकार किसने इस जगह को बनाया था? उसकी बात सुनकर एलन अपने मन में कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेज ऑफ विस्पर का एक दूसरा नाम भी है। गेम के अंदर जब मैंने
मैंने कम्युनिटी को चेक किया था तो उसके अंदर मुझे मेज ऑफ पैलाडन के बारे में पता चला था और फिर उससे कहता है उस पर्सन का नाम पैलाडिन था जिसने इस जगह को बनाया था, लेकिन वो सच में काफी थका हुआ था। एलन उसे ले जाते हुए कहता है हमें जल्दी से यहाँ से चलना होगा क्योंकि वापस लौटने के बाद मुझे कुछ काम है, और अपने मन में कहता है अगर मैं हैंड साइन का यूज करता हूँ तो मैजिक एट्रीब्यूट का पावर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर मैं सही चांटिंग और हैंड साइन का यूज करता हूँ तो मेरा पावर लगातार इंक्रीज होता जाएगा। और इसी तरह गेम के मैकेनिज्म काम करते थे, लेकिन जब भी मैं गेम के अंदर इन हैंड साइन और चांटिंग का यूज करता था तो उस समय मैजिक अटैक के विजुअल पहले जैसे रहते थे और बिल्कुल सेम रहते थे, लेकिन अब की बार मैंने देखा कि हर एक चांटिंग और हैंड साइन के बाद मैजिक अटैक का फॉर्म चेंज हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं माना कंट्रोल के अंदर एक जीनियस हूँ? मुझे इस चीज को चेक करना होगा। हम उनसे कुछ दूर किसी पर्सन को देखते हैं जो असल में रेने थी, और फिर वहाँ से उसी एरिया की तरफ जाने लगती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर गया था, और फिर उसके गेट के सामने आ जाती है और कहती है आउटर गॉड का एरा जिन्हें भुला दिया गया है, अलनेफ एम्पायर का ग्लिफ, और फिर साइड में एक पत्थर की तरफ देखती है जहाँ पर पैलाडिन के बारे में कुछ लिखा था। वो उसे देखते हुए कहती है जब दुनिया के ऊपर काले अंधेरों ने अटैक कर दिया था तो उस समय सिर्फ एक ही पर्सन ने उन सभी को रोका था और अपनी पावर से उन सभी को डिफीट कर दिया था, द ब्रिलियंट एम्परर प्लाडेन द ग्रेट। मेरे पास सभी चीजों की नॉलेज है क्योंकि मैं एंशिएंट लाइब्रेरी के साथ पैदा हुई थी जिसके अंदर पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। और फिर उसी बात को याद करता है जहाँ पर एलन ने प्लाडेन के नाम को लिया था। वो अपने मन में कहती है मुझे पता था कि वो काफी स्पेशल हैं जिसकी वजह से ब्लडी क्वीन यूतिया उन्हें फॉलो करती है, लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता थी कि असल में ग्रेट मून प्लाडेन के एक दोस्त थे, और उस समय उन्होंने जो डंजन के अंदर चांटिंग का यूज किया था उसके बारे में मेरे एंशिएंट लाइब्रेरी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। आखिरकार वो क्या था? और फिर काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है रेड मून यानी कि ब्लडी क्वीन यूतिया ने सही कहा था, सच में ब्लाइंडली ऑर्डर को फॉलो करने की वजह से मैं काफी शर्मिंदा हूँ। तभी वो काफी सीरियस हो जाती है और कहती है तो तुम आ गए, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता चला? वो कहता है नहीं, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसका सर अचानक से मुड़ गया और वो वहीं पर मारा गया। रेने कहती है तो हमें इस चीज को रिपोर्ट करनी होगी, और फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम जिनोनिया काउंटी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनोनिया बैठी थी और कहती है तो सच में वो कोई रूमर नहीं था, मैं देख सकती थी कि उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। मैं उसे देखकर बता सकती हूँ कि उसकी आंखें किसी अबाइस की तरह थी जो पूरी तरीके से खाली थी। और फिर उसे वही बात याद आती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे कहा था कि आप काफी फेमस हैं। वो कहती है अगर मैं सच कहूँ तो जिनोनिया काउंटी काफी स्ट्रॉन्ग और फेमस है, मगर उसने मुझे फेमस कहा यहाँ तक कि मैं किसी भी सोशल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं लेती। आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा? और फिर अपने फादर की तरफ जाते हुए कहती है फादर क्या ये हैरानी की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर असल में काउंट आप है। और फिर अपने मैजिक का यूज करती है और अपने फादर को कंट्रोल करने लगती है क्योंकि असल में वो काफी लंबे समय से अपने फादर के ऊपर कंट्रोल कर रही थी और इस पूरे जिनोनिया काउंटी के ऊपर राज कर रही थी। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है इसके बारे में किसी को नहीं पता कि असल में मैंने अपने फादर को एक पपेट बना दिया जिससे मैं आसानी से इस पूरे काउंटी को कंट्रोल कर सकूं, लेकिन आखिरकार उसे इसके बारे में कैसे पता चला? और उस समय उसे ये भी पता चल गया था कि मैंने उसके ऊपर किसी को नजर रखने के लिए भेजा है, लेकिन असल में ये बस एक गलत फहमी है क्योंकि उस समय हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। लेकिन सच में इसे काफी गलत फहमी हो रही है। तभी वहाँ पर भागता हुआ एक गार्ड आता है और कहता है मिस केलिया जल्दी से अपने रूम को देखिए। जब वो अपने रूम के अंदर आती है तो वहाँ पर वही गार्ड मारा पड़ा था। तभी गार्ड कहता है उसका सील एक्टिवेट नहीं हुआ, इसका मतलब उसने किसी भी सीक्रेट को रिवील नहीं किया। केलिया कहती है क्या किलर ने जानबूझकर इसे मेरे रूम के अंदर रखा है? और फिर मुस्कुराते हुए कहती
कहती है आखिरकार उसे इसके बारे में कैसे पता चला। उसने बस पहले ही बार में मेरे वीकनेस के बारे में पता लगा लिया। सच में इस पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन दूसरी साइड इसके बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है और वह धीरे धीरे सभी जगहों पर फेमस हो रहा है। अगले सीन में हम ड्यूक अल्टिया फैमिली का सीन देखते हैं जहां पर लोरिया जाते हुए कहती है मुझे पहले से पता था कि मैं उन्हें कम नहीं समझ सकती। वो पूरे अंडरवर्ल्ड के ऊपर राज करते हैं और उनकी आंखें मेरे फादर से मिलती हैं जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं और उनकी पूरी आंखें खाली थी, जैसे उन्हें किसी चीज से बिल्कुल भी फर्क न पड़ता हो। वो ऐसे पर्सन है जिसे मैं दुश्मन नहीं बना सकती। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी जिससे मैं अपनी लाइफ को बचा सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती और जो मेरे डेस्टिनी में लिखा है वही होकर रहेगा, क्योंकि उन्होंने मेरी डील को मना कर दिया। और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इसलिए मना किया हो क्योंकि अभी के लिए मेरे पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि सारा पावर मेरे सभी भाई बहनों के पास है और मैं बस अपने फैमिली के अंदर एक साइड कैरेक्टर हूँ जो अपनी फैमिली के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती और फिर अपनी फैमिली के मेंशन के बाहर आ जाती है और कहती है मैं इतने लंबे समय से अपने फादर की वजह से जिंदा थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो मेंशन के अंदर एंटर करती है मेड उससे बताती है लेडी लोरिया आपके दोनों सिबलिंग्स ने खुद को मार लिया। लोरिया को यकीन नहीं होता क्योंकि वे दोनों ऐसे पर्सन थे जो बिना किसी हेजिटेशन के अपने फैमिली मेंबर को मार सकते थे लेकिन खुद खुशी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और फिर बचे हुए मेंबर के बारे में पूछती है। जब वे लोग उनके कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था, लेकिन उनकी बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन दोनों को किसी ने मारा है और उसने खुद को इन सभी चीजों से बचाने के लिए काफी अच्छी प्लानिंग की थी। उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार एक ही रात में उसके फैमिली के साथ क्या हो गया। हम रेडन को देखते हैं जो ड्यूक अल्टिया मेंशन से जा रहा था और मुस्कुराते हुए कहता है मैंने अपनी मिशन को पूरा कर दिया और असल में उन चारों को रेडन ने मारा था क्योंकि वे सभी लोग एवलॉन के साथ मिले हुए थे और उसने लोरिया को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उन लोगों के साथ मिली हुई नहीं थी। लेकिन लोरिया को गलत फहमी हो जाती है कि असल में इन सभी कामों को हमारे मेन कैरेक्टर ने किया है और वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि असल में इन सभी चीजों का मास्टरमाइंड काउंट एलन है और वो इतने लंबे समय से सही मोमेंट का इंतजार कर रहे थे जिससे वे एक ही समय में सभी लोगों को खत्म कर दें। आखिरकार उनका इन सभी चीजों से क्या मतलब था और वो काफी ही ज्यादा कांप रही थी और फिर कहती है और इसी तरह मैं एक ही रात में अल्टिया फैमिली की सक्सेसर बन गई क्योंकि उसके सभी मेंबर मारे गए थे। वो घबराते हुए कहती है आखिरकार मैंने किस मॉन्स्टर के साथ डील कर लिया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और उन लोगों के साथ क्या होता है जो लोग उन्हें धोखा देते हैं, अगर मैंने उन्हें नाराज कर दिया तो मैं भी एक ही रात में मारी जाऊंगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी रास्ते पर चलना होगा। 2 महीने बाद हम पलाटियो फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट एलन के पास लेटर लेकर आता है और उसे बताता है ये लेटर ड्यूक अल्टिया की तरफ से आया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने आपके पास एक गिफ्ट को भी भेजा है। एलन उस गिफ्ट को ओपन करता है जिसके अंदर एक काफी प्रीमियम वाइन थी जो सच में काफी रेयर था और उसके अंदर एक लेटर भी था। एलन उस लेटर को देखते हुए अपने मन में कहता है क्या लोरिया ने मेरे पास इन सभी चीजों को भेजा है, लेकिन आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकती है क्योंकि वो ड्यूक फैमिली की कोई इम्पोर्टेंट मेंबर नहीं है। और फिर सर्वेंट से पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये गिफ्ट मेरे लिए है। सर्वेंट कहता है हाँ बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है और इसे ड्यूक ने खुद ही भेजा है। यह सुनकर एलन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या ड्यूक ने, तो इसका मतलब लोरिया पहले से ही अल्टिया फैमिली की ड्यूक बन चुकी है। लोरिया अंगड़ाई लेते हुए कहती है काफी जल्दी 2 महीने बीत चुके हैं, मेरे फादर काफी बीमार थे इसलिए वे मर गए और आखिर में मैं इस फैमिली की हेड बन गई और मैं आज तक ड्यूक के ऑफिस के अंदर कभी भी नहीं आई थी, लेकिन अब मैं खुद ही ड्यूक बन चुकी
हूँ। मेरे सभी सिबलिंग्स काफी अचानक से मारे गए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी चीजें किसने किया है। और उस समय मुझे बॉल को अटेंड करना था, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी और मेरे सिबलिंग्स ने मेरे सभी फॉलोअर को खत्म कर दिया। और जब मैं मैंशन के अंदर लौटी तो उस समय मैं पूरी तरीके से पावरलेस थी और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि सच में उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। उन्होंने बिना किसी परवाह के उन चारों को खत्म कर दिया और उन्होंने अपना काम इतने परफेक्ट तरीके से किया है जिससे उनके ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार उन्होंने फ्यूचर में कितने आगे तक कैलकुलेट किया है और मैंने अभी तक उन्हें अपने फादर के मौत के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें मेरी फैमिली यानी कि अल्टिया फैमिली की जरूरत है, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की है और मैंने जल्द ही अल्टिया फैमिली के अंदर पावर को गैदर करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी मैं उनसे खुद को कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर है जो वो काफी लंबे समय से छुपा रहे हैं। इसका मतलब उन्हें मुझसे कुछ चाहिए। प्लाटियो एक ऐसी फैमिली जो धीरे धीरे अपने बिजनेस की वजह से पावरफुल हो रही है और यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। वो काफी आसानी से किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकती हैं और उसे खुद के लिए यूज कर सकती हैं। अगर उन्हें अल्टिया फैमिली चाहिए तो मुझे अब से और भी ज्यादा ध्यान देना होगा और उनके सभी ऑर्डर को फॉलो करना होगा, क्योंकि वो जल्द ही मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। वो सर्वेंट गिफ्ट को देने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलन अभी भी काफी हैरान था और अपने मन में कहता है लोरिया जो अपने सिबलिंग्स की वजह से मरने वाली थी अचानक से ड्यूक बन गई। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और फिर इसी सीन के साथ काफी लंबा समय बीत जाता है जहाँ से ओरिजिनल स्टोरी शुरू होने वाली थी और अब तक 5 साल बीत चुके थे। तभी वहाँ पर इवान आता है और कहता है यंग मास्टर, नहीं क्या मैं आपको काउंट बुला सकता हूँ। एलिन कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं आगे चलकर बन ही जाऊंगा। और अपने मन में कहता है सच में मैं काउंट नहीं बनना चाहता था। छोड़ो इन सभी बातों को, वैसे भी मुझे इन सभी चीजों की आदत हो चुकी है और मैं अपने काउंट के पूरे पावर का यूज करूंगा जिससे मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। इवान उसे एक लेटर देता है और उसे बताता है इस लेटर को यूतिया ने भेजा है। एलन पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि आखिरकार किन लोगों ने लियो को मारा है। इवान उसे बताता है अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इंफॉर्मेशन गिल्ड इसके बारे में पता कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे रिवेंज की वजह से नहीं मारा। एलन को ऐसा लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। इवान कहता है सच में आप एक काउंट की तरह दिख रहे हैं। एलन उस लेटर को ओपन करता है और अपने मन में कहता है मैं हैरान हूँ कि अब की बार उसने क्या लिखा होगा। और फिर उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था हम सभी यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हैं और डियोस जो अब काफी आसानी से अपने पपेट को कंट्रोल कर लेता है। सियोल को खेलना काफी अच्छा लगता है और वो सच में काफी अच्छी है। रीने जो हमेशा बुक को पढ़ती थी लेकिन आजकल वो सभी के साथ रहती है। रेडन जो अब हमेशा गार्डन का ध्यान रखता है। उस लेटर को पढ़कर एलन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों से और भी ज्यादा फेमिलियर हो चुका हूँ और जब भी मैं इस लेटर को पढ़ता हूँ मुझे काफी अच्छा लगता है और वो काफी अच्छी तरीके से बड़े हो रहे हैं। सच में मैं स्माइल करने से खुद को रोक नहीं सकता। और फिर इवान से उनके एज के बारे में पूछता है। इवान उसे बताता है वो इतने बड़े हो चुके हैं कि अब उन्हें सोसाइटी के अंदर जाने का समय आ गया और आपने जिन लोगों को बचाने के लिए कहा था वे अब काफी बड़े हो चुके हैं। एलन काफी हैरान होता है क्योंकि वो काफी लंबे समय से उन्हें एक बच्चे की तरह इमेजिन कर रहा था, लेकिन असल में इन सालों में वो काफी बड़े हो चुके होंगे और इमेजिन करता है कि अचानक से वे लोग उसके पास आएंगे और कहेंगे हमें बड़ा करने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था और कहता है अब उन्हें जाने देने का समय आ गया। इवान कहता है कि आप सच में ऐसा करने वाले हैं। एलन कहता है अब उन्हें रोक कर रखने का कोई फायदा नहीं, वे काफी बड़े हो चुके हैं और अब हमें उन्हें जाने देना होगा जिससे वे अपनी लाइफ को जी सके। और अपने मन में कहता है मैंने उनका काफी अच्छे से ध्यान रखा जिससे वे कोई डेडली सिंस ना बने। मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार ऐसा
नहीं होगा। यूतिया जिसके पास फेथ की पावर है, डियोस जिसके पास स्वॉर्ड की पावर है, रीने जिसके पास स्टडी का टैलेंट है, सियोल जिसके पास एक फाइटर का टैलेंट है, रेडन जिसके पास एक अपोस्टल का टैलेंट है। और अगर वे अपनी पावर का अच्छे से यूज करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वे फ्यूचर में काफी अच्छा करेंगे। और उन सभी के लिए लेटर को लिखने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मन में कहता है मुझे उन सभी के लिए गिफ्ट को प्रिपेयर करना होगा। और फिर काफी लंबा समय बीत जाता है और उसने उन सभी के लिए लेटर को लिख दिया था। इवान उन लेटर को लेकर जाते हुए कहता है अब मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। एलन अपने मन में कहता है क्या वे लोग जब फ्यूचर में बिग शॉट बन जाएंगे तो क्या वे मेरे ऊपर ध्यान देंगे। वैसे भी मैं एक छोटा सा काउंट हूँ। और वो असल में खुद को कुछ ज्यादा ही कम समझ रहा था। असल में वो ग्रेट मून बन चुका था जो उनके लिए गॉड था और वे सभी उसकी पूजा करते थे। अगले सीन में हम यूतिया को देखते हैं जो सच में अब काफी बड़ी हो चुकी थी और एक प्रॉपर लेडी बन चुकी थी। वो उन सभी से कहती है हम सभी के पास ऑर्डर आया है लेकिन अब की बार उन्होंने हम पांचों के पास अलग अलग लेटर भेजा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके पास एक नॉर्मल लेटर भेजना चाहता था। लेकिन वे सभी उस लेटर को भी एक ऑर्डर समझ रहे थे। और अगर मैं सच कहूँ तो ये पूरी सीरीज एक गलत फहमी पर टिकी हुई है। वे चारों अपने लेटर को ओपन करते हैं जो सभी भी अब काफी बड़े हो चुके थे। लेकिन सियोल उस लेटर को पाने के बाद काफी खुश थी क्योंकि पहली बार ग्रेट मून ने उनके पास अलग अलग लेटर भेजा था और सच में वो काफी खुश थे। यूतिया उन सभी से कहती है उनके इस लेटर को पढ़ने से पहले हमें उनके पिछले लेटर को पढ़ना होगा क्योंकि उनका लेटर काफी हाई लेवल का होता है और बिना ऐसा करे हम उनके लेटर को नहीं समझ सकते। सियोल उससे काफी एक्साइटेड होकर कहती है क्या सच में हम इस लेटर को पढ़ सकते थे क्योंकि आज से पहले तुम खुद इन सभी लेटर को पढ़कर सुनाती थी। यूतिया कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब की बार उन्होंने हम सभी के पास अलग अलग लेटर को भेजा है। और फिर उस लेटर को ओपन करती है जो सच में एक नॉर्मल लेटर था। सियोल कहती है क्या सच में इसके अंदर कोई ऑर्डर है। रीने भी कहती है ऐसा लग रहा है कि ये बस एक नॉर्मल लेटर है। यूतिया उनसे कहती है वो अपने ऑर्डर को अपने लेटर के अंदर छुपा देते हैं, इसलिए सबसे पहले इसे देखो। और फिर उसे अपना सबसे पहला लेटर दिखाती है जिसके अंदर हमारी मेन कैरेक्टर ने अपने ब्रदर के बारे में लिखा था जिसके अगले दिन ही यूतिया ने उसे मरवा दिया था। और वो उसे बताती है असल में उनके लेटर के अंदर उनका ऑर्डर होता है जिसे हमें फॉलो करना है और इसी वजह से उन्होंने हम सभी को चूज किया है। ड्यूस कहता है ओ अच्छा, तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहते। यूतिया कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ड्यूस उससे पूछता है लेटर से अच्छा हमें मैजिक कम्युनिकेटर या फिर उनसे जाकर खुद ही मिलना चाहिए जिससे ऐसी चीजों का प्रॉब्लम ना हो। आखिरकार वो लेटर का यूज क्यों कर रहे हैं। यूतिया उससे काफी गुस्से में कहती है क्या तुम भूल चुके हो, हमें बस उनके ऑर्डर को फॉलो करना है और उनसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना। ये देखकर ड्यूस काफी हैरान था क्योंकि सच में यूतिया हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। और वो यूतिया से कहता है नहीं मैं नहीं भूला। वे सभी अपने लेटर को रीड करती है। ड्यूस के लेटर में लिखा था कि उसे नेशन ऑफ नाइट जाना है। सियोल के लेटर में लिखा था कि उसे कॉलोनी के अंदर जाना है जो असल में रेगिस्तान के अंदर है। रेडन के लेटर में लिखा था कि उसे इंटरटेनमेंट सिटी के अंदर जाना है। रीने के लेटर में लिखा था कि उसे मेज सिटी के अंदर जाना है। और फाइनली यूतिया के लेटर के अंदर लिखा था कि उसे होली किंगडम रोजारियो के अंदर जाना है। और वो उनसे कहती है जो इस लेटर के अंदर लिखा है हमें वैसा ही करना होगा। ड्यूस कहता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों चाहती है कि मैं एक नाइट बनूं। रेने कहती है ऊपर से उन्होंने हमें हम सभी के गिफ्ट के लोकेशन को भी बताया है। रेडन कहता है वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। यूतिया कहती है ये काफी अच्छा है, लेकिन याद रखना जब तक वो ना कहे तब तक अपने मुंह को बंद रखना और ब्लू मून के नाम को कभी भी मेंशन ना करना, किसी को भी इसके बारे में पता न चलना चाहिए। और फिर ऐसे ही वे सभी लोग ऑर्फनेज से अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं जो असल में एक नॉर्मल लेटर से मिशन लेटर बन गया। और ये सब यूतिया की वजह से हुआ क्योंकि उसे हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर कुछ ज्यादा ही गलत फहमी है। अगले
सीन में हम एलन को देखती हैं जो मैजिक बुक को रीड कर रहा था और इवान से कहता है क्या लियो की मौत के बारे में कुछ पता चला। इवान उसे बताता है बिल्कुल भी नहीं। एलन को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका और अभी तक इंफॉर्मेशन गिल्ड को इसके बारे में नहीं पता चला और वो अपने मन में कहता है क्या ये सब मेरी वजह से हुआ। और ऊपर से लोरिया जो स्टोरी के अंदर मारी गई थी अब वो अल्टिया फैमिली की ड्यूक बन चुकी है और ऊपर से वो काफी तेजी से अपनी पावर को अंडरवर्ल्ड के अंदर एक्सपेंड कर रही है। सच में वो अभी तक काफी पावरफुल हो चुकी है। और फिर इवान से कहता है इवान इन्वेस्टिगेशन को रोक दो। इवान कहता है क्या सच में। एलन अपने मन में कहता है मुझे फालतू में इतना इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इंफॉर्मेशन गिल्ड ऐसी गिल्ड है जो सभी चीजों के बारे में जानती है लेकिन अभी तक उसे लियो के मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो इसका मतलब लियो की मौत के पीछे कुछ ज्यादा ही बड़े लोग हैं और अगर मैंने और भी ज्यादा जानने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा और ऊपर से जब तक मैं उनके बीच में नहीं आता तब तक वे लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे और मैं जिंदा रहूंगा। इवान कहता है ठीक है तो मैं इन्वेस्टिगेशन को रोक दूंगा। और मैं आपको बताना भूल गया कि असल में डियोस किंगडम ऑफ नाइट का एक ऑफिशियल नाइट बन चुका है। एलन कहता है क्या सच में। और फिर ऐसे ही फिर से 3 महीने बीत जाते हैं। इवान उसे बताता है डियोस पहले ही नाइट ऑर्डर के अंदर एंटर कर चुका है। इससे भी एलन काफी हैरान था और कहता है क्या सच में। इसके अंदर एंटर करने के लिए उसे एक्सपर्ट लेवल या फिर उससे भी हाई लेवल पर जाना होगा। और असल में स्वॉर्डमैनशिप के अंदर 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला स्वॉर्ड यूजर, दूसरा स्वॉर्ड एक्सपर्ट, तीसरा स्वॉर्ड मास्टर जो सबसे ऊपर है। एलन कहता है सच में वो काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इवान कहता है हाँ आपने सही कहा और लोगों का मानना है कि वो कम से कम 10 सालों में एक स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगा क्योंकि वो सच में काफी टैलेंटेड है। एलन उसके ऊपर प्राउड करते हुए कहता है क्या सच में। और फिर से 6 महीने बीत जाते हैं और उन सभी का ऑर्फनेज को छोड़े हुए 1 साल हो चुके हैं। वहाँ पर इवान फिर से एक न्यूज को लेकर आता है और उसे बताता है काउंट असल में डियोस कैलिबर्न का स्वॉर्ड बन चुका है और अब वो 5th स्वॉर्ड मास्टर है जो अब तक इस लेवल पर पहुंचा है। एलन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि स्वॉर्ड ऑफ कैलिबर्न वही बन सकती हैं जो पहले ही स्वॉर्ड मास्टर के लेवल तक पहुंच चुके हों। तो इसका मतलब ड्यूस पहले ही स्वॉर्ड मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका है जो स्वॉर्डमैनशिप के अंदर सबसे हाई लेवल है। साइकेडेलिया के अंदर स्वॉर्ड मास्टर वही होते हैं जो इंसानों के लिमिट को पार कर देते हैं और उन्हें हम एक सुपर ह्यूमन कहते हैं। जब वे लोग इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वे एक यूनिक एबिलिटी को अनलॉक करते हैं जिसका नाम डेरिवेशन है। इवान उसे बताता है लेकिन अभी तक उसने अपने डेरिवेशन को क्रिएट नहीं किया लेकिन अभी से ही सभी लोगों ने उसे मास्टर ऑफ नाइट का टाइटल दे दिया और यहाँ तक कि उसने 4th स्वॉर्ड मास्टर को भी डिफीट कर दिया। लेकिन कैलिबर्न ने नॉर्थर्न बारबेरियन की वजह से अपने एक स्वॉर्ड मास्टर को खो दिया। एलन कहता है ओ अच्छा ऊपर से वे काफी लंबे समय से युद्ध के अंदर हैं। इवान कहता है उसे अपने डेरिवेशन को क्रिएट करने में लगभग से 10 साल तो लग ही सकते हैं। सबसे पहला स्वॉर्ड मास्टर रेनहार्ड जो 32 साल की उम्र में एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका था और उसे यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर माना जाता है। लेकिन सच में रेनहार्ड काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो एक जीनियस था। लेकिन दूसरी साइड डियोस जिसके पास स्वॉर्ड का कोई भी नॉलेज नहीं है लेकिन वो खुद भी एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया। ऐसा लगता है कि वो पहले ही रेनहार्ड को सरपास कर चुका है और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। क्या मुझे फ्यूचर में उससे कुछ फायदा हो सकता है या फिर नहीं क्योंकि मेरे पास सिर्फ यूतिया ने लेटर को भेजा है। यहाँ तक कि होली किंगडम में जाने के बाद भी वो मेरे पास लगातार लेटर को भेजती रही और उसके अंदर उन पांचों के बारे में न्यूज था। ऐसा लगता है कि वे पांचों अभी भी एक दूसरे के टच में हैं लेकिन अभी तक उन लोगों ने मेरे फेस को नहीं देखा। जो भी हो लेकिन उन्हें मेरे गिफ्ट के लिए मुझे शुक्रिया करना चाहिए था। सच में मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। नहीं मुझे खुद को शांत करना होगा। वैसे भी मैं उनका काफी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन लोगों ने इस किंगडम को डिस्ट्रॉय नहीं किया और जब
तक वे लोग अच्छा कर रहे हैं मैं काफी खुश हूँ। लेकिन सच में वो काफी डिसअपॉइंट था क्योंकि वो थैंक यू सुनना चाहता था। अगले सीन में हम कैलिबन के कैपिटल को देखते हैं जहाँ पर हाई रैंकिंग नोबल्स रहते हैं, जिसके अंदर हम ग्रैंड मैंशन को देखते हैं जहाँ पर सोलर इक्लिप्स के नाइट रहते हैं और उन नाइट्स का कैप्टन उन्हें देख रहा था जो असल में ड्यूस मकालिन था, जो अब सोलर इक्लिप्स नाइट का कैप्टन बन चुका था और यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर। और फिर विंडो के बाहर देखता है जहाँ पर उसकी सिस्टर थी और उसे हाय करती है, जिससे वो काफी खुश होता है और मुस्कुराते हुए उसे हाय करता है। और फिर फ्लैशबैक को याद करते हुए कहता है काफी लंबा समय बीत चुका है जब मैंने उन सभी चीजों की वजह से उसे खो दिया था। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने अपने आखिरी फैमिली मेंबर को भी खो दिया था। उस समय मेरे अंदर पूरी तरीके से नफरत भर चुकी थी और मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन उस समय ग्रेट मून ने मुझे बचाया और मुझे एक न्यू लाइफ दी, इसलिए मैंने कसम खा ली कि मैं उनके लिए खुद को भी कुर्बान कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं अपने रिवेंज को खुद के हाथों से भी ले सकता हूँ, इसलिए मैंने ब्लू मून के अंडर रहकर उनके ऑर्डर को फॉलो किया और ग्रेट मून के हर एक मिशन को फॉलो किया। लेकिन वे मिशन काफी खतरनाक थे। मुझे अपनी लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्योंकि मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया था और उस समय पहली बार ग्रेट मून ने मुझे पर्सनल ऑर्डर दिया था जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर ने लिखा था तुम्हें एक होटल के अंदर जाना है जो कैलिबन के साउथ में लोकेटेड है, जहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट को रखा है। लेकिन मुझे उस लेटर के बाद भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि उन सभी चीजों को खोने के बाद मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। और फिर उस होटल के दरवाजे को ओपन करता है लेकिन वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है उस लेटर की वजह से मैं उससे मिल पाया क्योंकि उसके सामने उसकी सिस्टर थी जिसे उसने काफी लंबे समय पहले खो दिया था। और वो कहता है एक ऐसा गिफ्ट जिसे ग्रेट मून ने मेरे पास भेजा था और फिर जाकर उसे गले लगा लेता है, एक ऐसी फैमिली जिसे मैंने खो दिया था और मुझे ऐसा लगा कि मैं आज के बाद उससे नहीं मिल पाऊंगा। मेरी प्रीशियस फैमिली जो मेरे लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे मिलने के बाद वो काफी इमोशनल हो गया था और काफी बुरी तरीके से रो रहा था क्योंकि सच में ये मोमेंट उसके लिए काफी प्रीशियस था और वो कभी भी ग्रेट मून का कर्ज नहीं उतार सकता। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं और हाँ इस वीडियो को हाइप कर दें जिससे मैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द ला सकूं। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।